इजरायल और ईरान के हमले के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में ये कौन सा कोहराम नया मच गया, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के युद्ध को हमने देखा है। नमस्कार, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और हमारे साथ नेवल कैप्टन श्याम कुमार मौजूद हैं। श्याम सर, हमें ज़रा बताइए ये कितना लंबा खींचेगा, क्योंकि देखिए सर, अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हमने देखा, उससे कितना डिफर है और जो धमाके पर धमाके हो रहे हैं और खासकर न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया जा रहा है, मंशा क्या है? धन्यवाद। जय हिंद, शनो वर्ण। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो यूक्रेन और रशिया की लड़ाई एक तरह से प्रॉक्सिमिटी वॉर है, क्योंकि दोनों के बॉर्डर मिलते हैं और वहाँ पे ज़मीनी लड़ाई वहाँ भी कम है, क्योंकि कुछ रीजन उनको चाहिए थे क्रीमिया के बाद, वो 4 रीजन लेने के बाद अब वो कई बार अंदर जाके बाहर भी आ चुके हैं। हम जानते हैं कीव का मनोबल तोड़ना है, कीव के घुटने पे लाना है, वहाँ की सरकार की जो तरीका है सोचने का उसको बचाना है और डी नाटोफाई करना है, डी आर्मामेंट जो वहाँ पे हटाना है और सरकार ऐसी लानी चाहिए जो पुरानी यूएसएसआर के वर्चस्व की तरह से अलग हो जाता है। ये देखिए, अब बात करें तो यहाँ डिस्टेंस लड़ाई चल रही है। 1500 किलोमीटर दूर ईरान हैट्रेड की लड़ाई लड़ रहा है और इजराइल अपने वजूद और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। वो उनकी सभ्यता पे खतरा है। साइकोलॉजिकली वहाँ के लोग बहुत इम्पैक्टेड हैं, वो उन पे जैसे भी कुछ होता है वो डर जाते हैं। इसके पीछे की घटना भी है। देखिए, जब फ़कीर होके वो आए थे तो अमेरिका ने उनको बसाया वहाँ पे और वहाँ से धीरे धीरे उन्होंने कहा हम कोएग्जिस्ट करेंगे पैलेस्टाइन के साथ। पर ये प्रॉक्सी वार, ईरान जैसे लोग जो वर्चस्व चाहते हैं मिडिल ईस्ट में, उन्होंने हिजबुल्लाह, हमास और हुती को प्रश्रय दिया और 7 अक्टूबर 23 को उन्होंने झूठ मूठ की बात शुरू कर दी। डिस्कंटल्ड हमास, सभी ने नहीं, डिस्कंटल्ड हमास ने किया ये। और इंडिया इतने अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था, मिडिल ईस्ट अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा था, यूएई कतार के साथ रिलेशन बन रहे थे, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बन रहा था जो हाइफा से होके जाने वाला था, स्वेज कैनल का अल्टरनेट रूट मिल रहा था, पूरा विश्व खुश था और वलिंजम पोर्ट से केरला से हम ये सब शुरू करने वाले थे। अडानी का इन्वॉल्वमेंट था वहाँ पे। ये गलत बात कर दी उसने, तो एक तरह से कुरेद दिया मुद्दों को। चुपचाप चल ही रहा था प्रॉक्सी। मोसाद तो पहले भी मार रहा था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर एक सभ्यता, एक संस्कृति, एक यूनाइटेड नेशन का रूल है। हम नहीं चाहते कोई नया देश इसके ऊपर जाए, क्योंकि वो क्या है, गलत हाथों में पड़ सकता है। अगर आप ये विश्व को कैसे बचाना हो, क्योंकि ये ज़रूर कहा जा रहा है इजराइल की तरफ से कि विश्व को बचाने के लिए ज़रूरी था। ये कहते हैं प्रधानमंत्री वहाँ के बहुत क्लियर अपने स्टेटमेंट में परसों कि देखिए, हमने इसलिए अटैक किया है 61वें दिन जब वो फेल हुआ प्रोग्राम और हमें लगा कि ये गलत हाथों में इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम एडवांस स्टेज में आ चुका है। और जहाँ तक मालूम है कि 8 से 10 वो उन्होंने बना लिए हैं जो शायद ऑपरेशनल डिलीवरी ना कर पाए, पर वो उनके रेडी हैं ये बॉम्ब्स। तो उनको लगा ये हमास जो मर चुका है, ऑलमोस्ट डिसमिट कर दिया उन्होंने, वो इनके हाथ में अगर ये पड़ा, जो करता रहता है, सही हो, डीप स्टेट एक्टर ना हो, अच्छा हो अगर ईरान, तो ये दिक्कत नहीं होती, शायद उतना नहीं होता, लेकिन वहाँ पे खतरा आ रहा है, इसलिए उन्होंने ये बात कह के अटैक। पाकिस्तान का क्या रोल होगा? पाकिस्तान इस्लाम बम को मानता है, इस्लाम बम, और वो सोचता है कि ईरान भी बना ले, और वो ओआईसी को उसने मीटिंग बुलाई है। तो लेकिन नेतन्याहू ने बहुत कहा है कि हमारे आपको 2 ही से लोगों से खतरा है मिडिल ईस्ट में। पहला तो इजराइल, जिसके ऊपर हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स करीब करीब पूरी कर दी है। हमने रेडिएशन लीक शुरू हो गई है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात सुने, यूनाइटेड नेशन की बात सुने, तो ऑब्जेक्टिव मीट हो गई। ईगो की लड़ाई चल रही है, थोड़े दिन और चलेगी क्योंकि ईरान नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉवर्ट ऑपरेशन ईरान के ऊपर फिर भी करता रहेगा मोसाद, और वो चलता रहेगा और वही चलते रहना चाहिए था। लेकिन अब इस्लाम की बात करें तो पाकिस्तान को भी उन्होंने दूसरा टारगेट माना है। और अमेरिका का क्या रोल है? अमेरिका कहता है कि देखिए, मैं इसमें क्यों कूदूं। हमारे ट्रंप का कहना है G7 जाने से वो तो कह रहे हैं कि इजराइल तो कह रहा है कि भाई अमेरिका और मेरी जान को खतरा था, नेतन्याहू कह रहे हैं इस वजह से भारत दुनिया को बचाने के लिए ज़रूरी था। अमेरिका को आप कह रहे हैं कि अमेरिका इस पर क्यों कूदेगा? हाँ विवेक जी, इसलिए नहीं कूदेगा कि G7 के जाने से पहले ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के किसी लोगों को तो मारा नहीं उन्होंने, तो हम क्यों कूदें। हाँ, हमारा टैसिट सपोर्ट इजराइल के साथ है, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहा है अपने सभ्यता के लिए, और हम सभ्यता हर सभ्यता को बचाना चाहते हैं विश्व में। हम शांति के लिए लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो लगातार वर्चस्व की लड़ाई, सऊदी अरबिया हो या कई लोग एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उसके लिए उसने कई बेसिस बना रखे हैं और उस कारण से वो वहाँ पे है। और इजराइल को अपना वो झरोखा मानता है, पहचान मानता है, वो वेस्ट यूरोप से वहाँ पे मिडिल ईस्ट पर नज़र रखता है, तो इजराइल को कभी छोड़ेगा नहीं, और इसलिए इजराइल को सपोर्ट मिलती रहेगी। लेकिन ट्रंप डायरेक्टली कूदेंगे नहीं और कह रहे हैं कि मध्यस्थता हो। चाइना भी पूछ रहा है, कौन करेगा? रशिया बोल रहा है, पुतिन ने बोला है जेलेंस्की को, उनको ट्रंप को, ट्रंप ने उनको भी कहा है कि तुम भी रोको उधर। भारत को भी मौका मिला था सर। भारत तो देखिए हमेशा से तटस्थ नीति में रहा है और दोनों कंट्री को सपोर्ट करता रहा है।
आज देखिए साइप्रस में है भारत के प्रधानमंत्री। साइप्रस क्या है? साइप्रस टर्की का एक से दुखता हुआ, उनकी दुखती हुई रग है और टर्की उसको मारता रहता है, उसके नॉर्थ साइप्रस को ले रखा है। साइप्रस से हमारे संबंध है और साइप्रस और इजराइल बहुत अच्छा दोस्त है और वो मेडिटेरियन में गेटवे ऑफ यूरोप है। वहाँ से हम ग्रीस भी गए थे, हम अपनी नेकलेस ऑफ डायमंड के तहत ये मंगोलिया भी हम गए हैं, चाइना के ऊपर भी गए हैं, ये सब कर रहे हैं और क्रोएशिया भी जा रहे हैं प्रधानमंत्री कनाडा के बाद। देखिए कई चीज़ें हमें समझना चाहिए विश्व पटल पे कि भारत का रोल हमेशा से थर्ड पर्सन। आज देखिए G7 में वहाँ के डिप्टी फर्स्ट स्पीकर जो हैं जेलेंस्की के, वो जा रहे हैं और वो मिलने वाले हैं प्रधानमंत्री से, दोनों स्पेशल गेस्ट है G7 में और वहाँ वो बात करेंगे और उन्होंने सभ्यता के हवाला दिया है भारत की, बहुत पुरानी सभ्यता है और ये न्यूट्रल सभ्यता रही है, शांति की प्रतीक रही है, कुछ करेंगे, ये मेडिटेट करें। सर यहाँ पर एक रुकना चाहूँगा कि तेल अवीव काफ़ी हाईलाइट हो रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो रहा है, क्या क्यों खास हो जाता है सर? जैसे मॉस्को, जैसे कोई कहे कि रावलपिंडी, जैसे कोई कहे कि किसी देश की कैपिटल, तो वहाँ कैपिटल है, वहाँ पे उनका हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे मोसाद का हेडक्वार्टर्स है, हाइफा में पोर्ट है, स्ट्रेटजिक पोर्ट है, ऑयल रिफाइनरीज है। तो लेकिन हाँ, जब जेरूसलम पे, बेथलेहम पे और नजारत पे अटैक होता है तो रिलीजियस मुद्दा बनता है। वो ये भी कर रहे हैं, वो विश्व पटल को, विश्व के ध्यान आकर्षित करना चाहता है ईरान, इसलिए उसने रिलीजियस अटैक्स किए हैं ताकि लोग इसमें आ जाएं, घुस जाएं। और ईरान बिल्कुल और इजराइल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स के साथ अटैक कर रहा है। कोलेटरल डैमेजेस ईरान में इसलिए ज़्यादा हो रही कि ईरान प्रिपेयर्ड नहीं था, उनके लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे, इजराइल बंकर में है। और अमेरिका के राजदूत की बात सुने परसों, तो 5 घंटे में 3 बार अटैक हुआ है, मैं तीनों बार बंकर में गया हूँ। 2 मैसेज निकल के आता है, पहला कि मैं सुरक्षित हूँ इस देश में और दूसरा कि ये सिविलियन इंडिया पे अटैक किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो ये सब मैसेजेस जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और साफ तौर पे इजराइल ने ये भी कह दिया है। तो इसी तरह की हर अपडेट को लेकर हम इस पर एक छोटी छोटी एकदम कह सकते हैं कि फास्ट फायर रेंज की तरह हम आएंगे और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। फिलहाल भारत का जो रोल है बहुत ही संजीदा है, भारत धैर्य से इन चीज़ों को देख रहा है और भारत हमेशा शांति के मूड में रहता है, शांति का प्रचार और प्रसार करता है, इसलिए भारत का मूड भी परखना बहुत ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। तो इसी तरह से अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए रिपब्लिक डिजिटल के साथ।